अच्छा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने ये लीनियर अलजेब्रा का जो कोर्स है इसके लेक्चर 1 से। ठीक है, तो इसका जो लेक्चर 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब ये जो हमारा पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है ये लीनियर अलजेब्रा का, तो ना इसमें हम जो है लीनियर इक्वेशन से ही डील करेंगे। ठीक है, हम वहाँ पे जो है कभी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे, कभी लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन को हम ये फाइंड कर रहे होंगे, कभी हम ये रिग्रेशंस कर रहे होंगे, कभी हम ये मैट्रिसेस को यूज़ करके या ये लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करके हम ये साइफर एल्गोरिथम जो है वो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ना ये जो जितना भी कोर्स है ये ना सारा का सारा लीनियर इक्वेशंस पे और ना मैट्रिसेस पे वो बेस करता है। ठीक है, अब ना चूँकि स्टार्ट है इस कोर्स का, तो ना हमें ना सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस है ये क्या होती है। ठीक है, हमने इसके बाद इसी को ये जो मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, उसके बाद जो लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। लाइक ना हम पहले तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसको जो ये मैट्रिक्स की हालत में ला के हम उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ना हमें डिफरेंट तरीके से हम इन लीनियर इक्वेशंस को डील करेंगे। अभी ना चूँकि ये टॉपिक 1 है, तो ना हमें ना ये सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना है कि लीनियर इक्वेशंस जो है वो असल में होती क्या है। ठीक है, और ना ये जो है इसके बाद जो ये इक्वेशंस की और टाइप्स है वो क्या क्या होती हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, उनका एक ओवरव्यू कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो बेसिकली काम है हमारा लीनियर इक्वेशन से डील करना है, तो ये शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास ना कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनकी जो पावर है वो मैक्सिमम 1 होती है, उनको ना हम ये लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। लाइक मैंने एक इक्वेशन लिखने वाला हूँ। ठीक है, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। भला क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं, याद रखना मैंने जो नाम लिया वो वेरिएबल्स का लिया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं तो ना इनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ठीक है, ये देख लें, ये एक्स रेस की पावर 1 है। ठीक है, वाई की पावर 1 है, यहाँ पे साथ में एक कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर ना मैं कोई और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखता हूँ, सिस्टम नहीं, सॉरी सिस्टम नहीं, अभी ना जस्ट एक मैं इक्वेशन लिखता हूँ, सिस्टम का भी मैं नाम ही नहीं ले रहा। ठीक हो क्या? ये वाला मैं इक्वेशन लिखने लगा हूँ, अंडर रूट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। या अगर एक तो मैं ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ, और मैं ना कोई मैं दूसरी इक्वेशन में लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट पे करके दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्स पावर 4 प्लस 2y इक्वल टू 16। अब क्या ये वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं, या ये वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं, इन दोनों में से कौन सी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, पहले ना इसको देख लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं कि ये वाली जो ये इक्वेशन है वो लीनियर है या नहीं। इसकी पावर 1 है, ये कांस्टेंट है। अब इसकी पावर आपको पता है कि नहीं, जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट की हमेशा जो पावर होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखें वैसे बन जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन यकीनन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक पावर है, एक जो है वेरिएबल ऐसा है कि जिसकी जो पावर है वो डिफरेंट है। ठीक है, जिसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो ना लीनियर इक्वेशन की शर्त होती है कि ना उसमें जो होते जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, मौजूदा वेरिएबल्स होते हैं, उनकी जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, इससे वजह इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है। अब इस वाले की तरफ आते हैं। ठीक है, चलो यार, इसकी तो पावर जो है वो 1 है। ठीक है, ये वाई की पावर जो है वो 1 है इस वाले वेरिएबल की, इसकी जो पावर है वो 4 हो गई। इसलिए यहाँ पे इस एक वेरिएबल की जो पावर है वो इस इक्वेशन में वो डिफरेंट है, 4 है, इसलिए वाली भी इक्वेशन लीनियर नहीं है, ये वाली भी लीनियर नहीं है। ठीक हो गया? तो ना सबसे पहले ना आपको ये लीनियर इक्वेशंस का तो वो समझ आ गया होगा कि ना ये जो अकेले लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो ना अब ये एक्स की वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सारा का सारा जो सेमेस्टर है वो इसी पे काम करना है। ठीक हो गया? ये एक्स की वाई की वैल्यूज़ निकालना है, उनके सिस्टम को सॉल्व करना है, ऐसे तो ना इनकी वैल्यूज़ निकालना हम बाद में सीख लेंगे। लेकिन ना सबसे पहले मैं आपको बताया था कि ये जो ये लीनियर इक्वेशंस में और जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं उनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ना ग्राफ के थ्रू भी वैसे इसको समझाया जा सकता है, लेकिन हम एक ग्राफ का बाद में जो काम कर लेंगे। हमने ना अकेली लीनियर इक्वेशंस को भी समझा इसके पार्ट 1 में, ये वीडियो के पार्ट 1 में हमने ना अकेली लीनियर इक्वेशंस को भी देखा कि ना कौन सी लीनियर इक्वेशंस होती है, कौन सी जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, जिनको आप पावर 4 इक्वेशन कह लो, या ये
हम क्यूबिक इक्वेशन कह लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है कि जो ना जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होती है, ठीक है। तो ना अब ना हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक इक्वेशन की बात नहीं करने जा रहे, अब यहाँ पे हम जो डील करने जा रहे हैं वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो है वो डील करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, उसको हम कैसे डील करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं, सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं, इसकी जो हम यहाँ पे कुछ निशानियाँ जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। अब ना सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली इक्वेशन की तरफ आता हूँ, इन इक्वेशंस की तरफ आता हूँ, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरफ आता हूँ, क्योंकि मैं जो बात है वहाँ पे सिर्फ अब एक इक्वेशन की नहीं करूँगा, मैं इस पूरे के पूरे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करूँगा, ठीक है। ये वाला, ठीक है, और ये अलग क्वेश्चन है, ये भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। अब ना ये यहाँ पे पहले तो मुझे बताया कि ये जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है या नहीं। आए इसको जो है पहले ना ये यहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। मैंने एक काम करता हूँ, इसकी पहले इक्वेशन में जाता हूँ। एक्स, इसकी जो मैक्सिमम पावर है, एक्स की पावर क्या है, 1 है, ठीक है, और वाई की पावर 1 है, कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ठीक है। यानी कि जितनी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैं देख रहा हूँ, इसमें जो मुझे मैक्सिमम पावर नज़र आ रही है वो 1 ही नज़र आ रही है हर वेरिएबल के पास। इसलिए पावर 1 होने का क्या मतलब है कि ये जो है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ज़रा उसमें क्या हाल अहवाल है, ठीक हो गया। अब ना यहाँ पे इधर आते हैं, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये जो है लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसका ज़रा हम पता लगाते हैं। मैं तो पहले इस वेरिएबल की तरफ आता हूँ ना भाई, इस वेरिएबल के जो पास जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है, इस वेरिएबल के पास 1 है, ठीक है, कांस्टेंट आ गया, इसके पास भी 1 है, इसके पास भाई ये क्या खिचड़ी पक रही है, इधर देखो ज़रा, यहाँ पे ये जो है इसकी जो पावर है वो 2 नज़र आ गई और आगे कांस्टेंट है, ठीक है। आप देखें इस वाले से ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस वाले ये बाय मिस्टेक लीनियर कह दिया, इस वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो हमें 2 नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो है वो मैक्सिमम पावर वो हर वेरिएबल के पास 1 नहीं बल्कि एक के पास 2 भी है। इसलिए किसी भी एक वेरिएबल के पास अदर देन द पावर 1 हुआ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो वो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, ठीक हो गया। और ये इसमें सब वेरिएबल के पास देखो ये मैक्सिमम जो है वो पावर 1 है, ठीक हो गया। इसलिए वजह सिस्टम है ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल के पास है वो अदर देन पावर 1 आ गई थी, ठीक है, इसके पास पावर 1 है, इसके पास 2 आ गई थी, ठीक है। इसलिए वाली जो है ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है। अब हम जो पूरे के पूरे इस कोर्स में जिन इक्वेशंस को डील करने वाले हैं, जिन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डील करने वाले हैं वो ये है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे क्या होगा, अभी तो 2 वेरिएबल्स है एक्स वाई, यहाँ पे जी की यहाँ पे फिर जी भी ऐड हो जाएगा, वो 3 अननोन्स हो जाएंगे, फिर यहाँ पे ए बी सी डी ऐड हो जाएगा, 4 अननोन्स हो जाएंगे, ठीक है। अननोन्स बढ़ते रहेंगे लेकिन जो पावर है वो सबकी मैक्सिमम पावर जो वो सबकी 1 ही रहेगी, सब अननोन्स की यानी वेरिएबल्स की, ठीक है। तो ना अब ना इस लेक्चर को ज़रा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अभी ना हम ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हम इससे तो इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे जाने वाले हैं, क्योंकि अब हमने इन्हीं को इस तरह के हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हमें इतना पता चल गया। अच्छा, अब मैंने ना ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझा तो दिया था। अब ना यहाँ पे मैंने अभी अपने सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस, 3 सवालात, 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। हम जो है ये सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ इसको हम ये सॉल्व करके x की और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और ना फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इन दोनों को जब हम ये सॉल्व करेंगे, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ना अभी हम इन 3 क्वेश्चंस को एज एन एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में तो ये काम बहुत नॉर्मली होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इन 2 क्वेश्चन में जाके आपको ना एक बहुत नए तरह का सरप्राइज़ मिलने वाला है, ठीक है। एक न्यू टाइप ऑफ लर्निंग आपकी होगी। और ना ये जो जब मैं इन 2 को सॉल्व कराऊँगा, जब मैं इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊँगा, तो ना आपको जो है इसके जो इसके एंड में जो आने वाले सोल्यूशन है वो थोड़ा हैरान करेगा और साथ में परेशान भी करेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पे परेशान क्यों नहीं होना,
ठीक है। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मली चलेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन इन दो का जो है ना सोल्यूशन वो ज़रा ख़तरनाक लेवल का है, ठीक है, वो परेशान करने वाला है। अभी काम करते हैं इस नॉर्मल से एक ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ज़ाहिर 6-7 में सॉल्व की होगी तो ना मैं इसलिए यहाँ पे कर देता हूँ। अभी ना हमने इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, ये इसको देखते हैं हमें पता चल रहा है कि जो है इक्वेशन नंबर 1, हम ये इक्वेशन नंबर 1 को ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है इक्वेशन नंबर 1 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ना इक्वेशन नंबर 2 से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हम ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या बचा हमारे पास, इस इक्वेशन को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। हमारे पास क्या बनता है, ये 2x प्लस 6y प्लस 2 5 10, ठीक है। ये 2x प्लस 6y प्लस 10 बनता है, ठीक है। ये अगर मैं इसको ये 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है, ये 2x प्लस 6y, ये एक काम करते हैं मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ थोड़े आसानी के लिए, ठीक है। वह जो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 2x प्लस 6y प्लस 10 बन जाएगी और हमें इसको इस वाली से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी काम करते हैं इसको ना इस वाली से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये क्या ओवरऑल आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन देख लें मल्टीप्लाई करते वक्त क्या बनती है, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगी 2x, ये हो जाएगा, ये हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस हो जाएगा, ये तो पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2x में से 2x निकालें, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया था, 2 से जब हम मल्टीप्लाई किया ये 6y बन गया था, ठीक है। 6y में से जब ये 5y निकाला तो ये y बन गया, y इक्वल टू, ठीक है। ये क्या बन गया, 10 में से 7 निकाला, ये हमारे पास ये 3 बन गया था, ठीक है। y इक्वल टू 3 आ गया था जब हमने ये जो काम है ये किया, ठीक है। तो ना ऐसे आपको समझ आ गई होगी। तो ना जब हमारे पास ये y इक्वल टू 3 बन गया, अब हमने इस y इक्वल टू 3 को जो है ये इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करना है, हमारी मर्ज़ी, हम इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 में करूँ, क्या बनता है, y इक्वल टू 3 को हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। 2x हमारे पास आ जाएगा प्लस y इक्वल टू 3 को हमने इसमें पुट करना है। 5 y की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या आई थी, 3 आई थी, ठीक है। 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 7, ठीक है। तो 5 3 15, ठीक है। 15 जो है उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, 7 में से 15 निकाले तो होता है 8, ठीक है। और 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा वो y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास सीधे तरीके से वो x और y के जो है वो प्रॉपर यूनिक सोल्यूशन निकल आए हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बहुत आराम से काम हुआ। हमने इस लीनियर क्वेश्चन को कितने मक्खन की तरह इतने वो आराम से सॉल्व किया है। y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 आ गए, हमने किस तरह से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ना इस यहाँ पे तो इज्जत के साथ दो जो वेरिएबल्स है उनके सोल्यूशन आ गए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ऐसा नहीं होने वाला। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, इसमें ये क्वेश्चन हमें कैसे तंग करेंगे। हमने इस इक्वेशन को तो बहुत आराम से यूनिक सोल्यूशन निकाला था, ठीक है। और ना बहुत आराम से हम इसके सोल्यूशन तक पहुंच गए थे, y इक्वल टू 3 और ना x इक्वल टू 4 तक, ठीक है। अब इस वाली क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं। तो हम एज़ यूजुअल हम वही काम करेंगे। ये जो है हम चाहते हैं कि ना हम ये इधर 2x है तो ना हम इसको भी ये 2x बना के इसको जो है वो इसके साथ कैंसिल कर दें, ठीक है। और ना यहाँ पे जो बचता है हम इस तरह से उसका वो सोल्यूशन निकालें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले तो ये 2 के साथ ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ और फिर मैं माइनस कर दूँगा इक्वेशन 2 के साथ, ठीक है। तो ना एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हमने ना 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है। ये क्या बन जाएगा, 2x, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन बने क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3 2 6y, ठीक है, इक्वल टू 7 2 14, ठीक है। हमने इसको जो है ये इस इक्वेशन 1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 2x में से 2x निकाले 0 प्लस अब 6y में से 6y निकाले 0 और
ये 14 बन गया था, 14 में से 9 निकाले इक्वल टू 5 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, 0 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे तो परेशानी वाली बात नहीं बन गई। इधर हमने क्या किया था, इधर जब हम ये काम कर रहे थे इन क्वेश्चन पे, हमने जो है एक्स और वाई की प्रॉपर वैल्यूज़ वो निकाली थी, वाई इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 4। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ कि ना जब हमने ये काम किया, ये इस तरह अभी हमने इधर काम किया, तो जो दोनों जो है एक्स और वाई ये दोनों ही ज़ीरो हो गए, सिर्फ कॉन्स्टेंट रह गया। तो ना ये जो है ये परेशानी वाली बात है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है। और मैंने बताया था कि ये जो अगले 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैं, जब ये जो अगले 2 क्वेश्चन हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो मैं इनको सॉल्व करूँगा, इनका जो सोल्यूशन है वो आपका दिमाग घुमा के रख देगा, आपको परेशान करके रख देगा, ठीक है। ये 0 इक्वल टू 5। तो ना अब ना मुबारक हो आपको, इस लीनियर अलजेब्रा में ना एक और मैं नया टॉपिक अभी इंट्रोड्यूस कराने लगा हूँ, ठीक है। वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आफ्टर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। जब आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तब ना ये जो सॉल्यूशन की ना वो 3 टाइप्स होती हैं। 2 उनमें से जो 2 हैं वो भी आप देख चुके हैं। पहली टाइप सॉल्यूशन की वो होती है जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि अभी हमारे पास आया था। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि ना हमारे पास एक्स का भी यूनिक सॉल्यूशन आया था, एक्स इक्वल टू समथिंग आया था, लाइक इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता एक्स इक्वल टू 4 आया था, वाई इक्वल टू 3 आया था। इसको ये सॉल्व करते वक्त हमारे पास ये यूनिक सोल्यूशन आया था, ठीक है। हमारे पास सोल्यूशन के 3 तरह के हमारे पास सोल्यूशन निकल सकते हैं, जिनमें से पहली टाइप है यूनिक सोल्यूशन, जो कि इस केस में हमारे पास निकला था, एक्स का भी यूनिक सोल्यूशन और वाई का भी यूनिक सोल्यूशन। और दूसरी जो टाइप है वो है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन उसको कहते हैं कि ना जिसमें एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हो जाएं और कांस्टेंट जो है वो कुछ ना कुछ बच जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स और वाई जो वो दोनों ज़ीरो हो गए, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की एक्स और वाई जो वो दोनों ज़ीरो हो गए, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास ये 5 बच गया, ठीक है। अब एक सोल्यूशन की तीसरी टाइप भी आने वाली है, वो होगी इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब उसमें काम क्या होगा, उसमें काम ये होगा कि एक्स और वाई जो है इसी तरह से एज यूजुअल एक्स और वाई ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन साथ में जो कांस्टेंट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। हम इस तीसरी टाइप को कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। ये जो टाइप्स है ना, ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन द ये लीनियर अलजेब्रा, इसको सर नोट कर लेना, ठीक है। पहली टाइप है हमारे पास यूनिक सोल्यूशन, और ये तीसरी टाइप है, मैं इसको कह दूँगा नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन। और ये वाला जो टाइप है मैं इसको कहूँगा नंबर 3 इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। अब ना हमने इस इक्वेशन को ना वो सॉल्व नहीं किया, देख लेते हैं कि ना इसमें ये 0 इक्वल टू 0 आता कैसे है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं आप। अच्छा, मैंने ये ना जो प्रीवियस पार्ट है उसमें बता रहा था कि ना हमारे पास ना 3 तरह के सोल्यूशन आ सकते हैं। एक ये वाला यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, और जो दूसरी टाइप है वो है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन किस केस में आता है कि ना जब हमारे पास ये इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए एक्स और वाई दोनों ज़ीरो बन जाते हैं और जो कांस्टेंट है ये कुछ ना कुछ बच रहा होता है, जैसे मेरे पास इस केस में है 0 इक्वल टू 5, ठीक है। इसको मैं बाद में नॉट इक्वल टू भी लिख दूंगा और उसके बारे में बता दूंगा ये नो सोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद ना हमारे पास एक तीसरी टाइप मैंने बताई थी कि ना जहाँ पे ये जो कांस्टेंट भी ज़ीरो बन रहा होता है और ये एक्स और वाई जो ये दोनों भी ज़ीरो हो रहे होते हैं, मतलब कुछ इस तरह का यहाँ पे सोल्यूशन आता है 0 इक्वल टू 0। तो ना इस तरह के हम उसको कहते हैं कि ना इन्फिनिट सोल्यूशन, ठीक है। अब मैंने आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाने लगा था कि ना ये जो कांस्टेंट भी कैसे ज़ीरो बन गया और ये एक्स और वाई ये भी कैसे ज़ीरो बन गया, ठीक है। एक्स और वाई का तो ज़ीरो बनना हमने यहाँ पे देख ही लिया ना, अब एक्स और वाई के साथ में कांस्टेंट का ज़ीरो बनना भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक हो गया। तो ना जनाब अभी मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया कि इक्वेशन 1 को मैंने इसको सॉल्व करना था, मैंने इसको जो उड़ाना था, तो ना इसको मैं उड़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 2x को 2x से मैं कैंसिल करना चाहूँगा, तो ना इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरी इक्वेशन को, और ना इक्वेशन 2 से मैं ये जो है सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या बनता है मेरे पास 2x प्लस इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो 2 3 ज़ार 6 प्लस 6y इक्वल टू 2 7 ज़ार 14,
ठीक है। अब इसको ये इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई, ठीक है। अब मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ तो देखना क्या बनता है, ये बन जाएगा 0, ठीक है। 2 में से 2x में से 2x निकाला 0 प्लस ये 6y में से 6y निकाले ये भी 0 इक्वल टू 14 में से ये कांस्टेंट 14 निकाला ये भी 0 बन गया 0 इक्वल टू 0। इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन केस, ठीक है। अब ना आज का जो हमने ये जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशंस, सबसे पहले हमने इसमें समझा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर उसके बाद लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, इसके बाद हमने ये समझा कि लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके हम कैसे हम ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको ये सॉल्व किस तरह से करते हैं हमने ये भी देखा, ठीक है। उसके बाद जब हम ये सॉल्व करेंगे तो किस तरह के सोल्यूशन जो हैं वो निकल सकते हैं। हमारे पास यूनिक सोल्यूशन भी निकल सकता है, हमारे पास जो है वो नो सोल्यूशन भी निकल सकता है, और हमारे पास जो है ये इन्फिनिट सोल्यूशन भी निकल सकता है, ठीक है। अभी ना मैं जो इस अगले पार्ट में कुछ आपको अलग करके दिखाने वाला हूँ, वो मैं काम ये अलग करके दिखाऊंगा कि अभी तो हमने इस सिस्टम को जो है वो सॉल्व करके पता लगाया ना, मैंने इस इक्वेशन को इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया, तब सॉल्व करके मुझे पता लगा कि नहीं इसका यूनिक सोल्यूशन ही आएगा। क्या आएगा वो मैं सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू पता लगा दी कि क्या आएगा, और इसको जो मैं सॉल्व करके ही पता लगाया कि ये मेरे पास नो सोल्यूशन वाला आएगा, ठीक है। और इसको भी मैंने सॉल्व करके ही पता लगाया कि भाई ये जो मेरे पास ये इन्फिनिट सोल्यूशन वाला केस आएगा, ठीक है। मैंने एक और मज़े की ट्रिक अभी बताने वाला हूँ, बल्कि जो ट्रिक है ये अक्सर में पेपर के जो ऑब्जेक्टिव में आती होती है, वो ये कि आपको जो है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ना आप बता सकोगे कि ना इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मेरे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मेरे पास नो सोल्यूशन आएगा, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मेरे पास इन्फिनिट सोल्यूशन आएगा। अगले पार्ट में मैं वो ट्रिक बताने लगा हूँ, छोटी सी ट्रिक है, बहुत मज़े की ट्रिक है, ठीक है। तो ना हाँ, अब ना इसको ना जब मैं उस इंस्पेक्शन मेथड से देख के बताऊँगा कि ना इसका मेरे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा यानी कि एक्स और वाई की प्रॉपर वैल्यूज़ आएंगी। क्या वैल्यूज़ आएंगी वो फिर आपको ना ये सॉल्व करके वो पता लगाना है, मतलब आपको ना सॉल्व करने से पहले स्टार्टिंग में ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ना इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो मैं पता लगाता हूँ, और जब मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगा आपको ना ये देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ना भाई इसका जो नो सोल्यूशन आ रहा है तो ना मैं इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ही इसका नो सोल्यूशन लिख के मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, ठीक हो क्या। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँगा तो ना मुझे किस तरह पता चलेगा कि भाई इसका जो है वो इन्फिनिट सोल्यूशन आएगा, यानी कि 0 इक्वल टू 0 आएगा, तो ना मुझे इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको फ़ौरन लिख सकता हूँ कि इन्फिनिट सोल्यूशन क्या होगा। उस ट्रिक को मैं अगले पार्ट में बताने लगा। अच्छा, अब मैंने प्रीवियस पार्ट में इसका बताया था कि मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि ना जिससे हम ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किए बगैर पता लगा सकते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने बनाई है ये नो सोल्यूशन देगी या इन्फिनिट सोल्यूशन देगी या यूनिक सोल्यूशन देगी। देखो ये वैल्यू क्या आनी है एक्स और वाई की वो तो चलो सॉल्व करके पता लगेगा, लेकिन हमें उससे पहले ये तो हमें पता लगाना ज़रूरी है ना एक इक्वेशन के बारे में। हम चाहते कि हम ये पता लगाएं कि ना ये जो है ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ देगी भी या नहीं देगी, ठीक है। अगर एक्स की वाई की वैल्यूज़ वो नहीं देगी तो नो सोल्यूशन का कैसे पता चलेगा, इन्फिनिट सोल्यूशन का कैसे पता चलेगा, और अगर एक्स वाई की वैल्यूज़ क्या देगी या नहीं देगी, ठीक है। कम से कम हमने इतनी चीज़ें वो थ्रू द इंस्पेक्शन पता लगानी है, ठीक है। अब ना हम क्या होता था, हमने वो पहले क्या करते थे कि इसको ना सॉल्व करने में पता चलता था कि ना ये नो सोल्यूशन की है या ये इन्फिनिट सोल्यूशन की है या यूनिक सोल्यूशन की है, ठीक है। थ्रू द इंस्पेक्शन मेथड जो है आपको ना फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये जो है ये किसकी है। अभी इस इक्वेशन के बारे में मैं फ़ौरन कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये नो सोल्यूशन की इक्वेशन है। अब ये मैं जादू वाला कैसे कर लिया, अब इस जादू का फिर मैं तरीका बताता हूँ। अब मैंने इस जादू का जंतर मंत्र बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब देखना ये मैंने कैसे पता लगा दिया। हम क्या करते हैं मैनुअली, हम क्या करते थे, ये हमारे सामने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता था, हमने ना ये जो है ये इनमें से किसी एक को हमने उड़ाना होता था। हम क्या करते थे, ये इस इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ना ये जो है हम ये मैनुअल मेथड में आपको बता रहा हूँ। इस इक्वेशन को ना ये जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8x ये उड़ गया, तो ना यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए। अरे यार इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी तो 2 9
18 हो जाएगा, ये 18y यहाँ पे भी यार वही वाली चीज़ बन गई, ये x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा सॉल्व करते वक्त, और ये वही जो साइड है 8 आ जाएगी हैं। ये तो नो सोल्यूशन का बन गया। ये तो जब हमने मैनुअली सॉल्व किया तब मेरी बात तो वो सही निकली, मैंने कौन सा जंतर मंतर ये लड़ा लिया, अब उस मंत्र की फिर वो तारीफ ज़रा हम यहाँ पे सुनते हैं, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। ये ना मैं एक जेनेरिक से इक्वेशन ये बनाई है, ठीक है। इधर हम एक जेनेरिक से एग्जांपल के तौर पे इक्वेशन बनाई है, ये मैं बताता हूँ कि ना हम वो जो है वो ट्रिक यहाँ पे कैसे खेलेंगे। अब ना आप एक चीज़ देखना कि ये देखो, इसको मैं ना सपोज कर लो कि ना मैं इस सिस्टम के ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैं इसके पहले इक्वेशन का जो x है मैं इसको x1 कहता हूँ, इस सिस्टम का जो है वो दूसरे इक्वेशन का जो x है मैं इसको x2 कहता हूँ, ठीक है। ये सिस्टम के जो इक्वेशन का पहला y जो मैं इसको ये y1 कहता हूँ, इस सिस्टम के जो लीनियर सिस्टम के जो दूसरी इक्वेशन है इसका जो y है मैं इसको y2 कहता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है, कह सकता हूँ ना, ठीक है। तो ना एक ना जेनेरिक से इक्वेशन बनाइए। अब मैं आपको ना वो यहाँ पे इसके थ्रू एक ट्रिक एक्सप्लेन करूँगा। अगर जो है ये x बाय x2, मैं एक सिंपल सी बात करूँगा, इसके बाद ना मैं इसकी वजाहत जो है वो करना शुरू करूँगा, ठीक है। अगर ये x बाय x1 बाय x2 इक्वल होता है y1 बाय y2 के, y1 बाय y2 के, तो ये जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये आपको नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। और C1 बाय C2 ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये C1 एक कॉन्स्टेंट C है ना, पहले ये जो है इसके पहली इक्वेशन का जो कॉन्स्टेंट है इसको मैं C1 कहता हूँ, और इसके जो दूसरी इक्वेशन का जो कॉन्स्टेंट है मैं इसको C2 कहता हूँ। अगर मैंने आपको एक ट्रिक बताई है अभी कि ना, अगर ये जो है x1 बाय x2 ऊपर वाली इक्वेशन का x और नीचे वाली इक्वेशन का x, अगर इन दोनों को फ्रैक्शन में रखते हो ये बराबर आ जाता है ऊपर वाली इक्वेशन का y ओवर दूसरे वाली इक्वेशन का y, तो ये जो है ये नो सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब ये इन्फिनिट सॉल्यूशन में क्या होता है कि ना ये दोनों तो बराबर आ जाए, साथ में ये जो कांस्टेंट है ये भी इन सब के बराबर आ जाए, ये साथ में कांस्टेंट लिखा है ये भी इन सब के बराबर आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ना तो ये इसको फ्रैक्शन में करके बराबर ही आए, ना इसको फ्रैक्शन में करके बराबर ही आए, और ना इसको फ्रैक्शन में करके हमारे पास बराबर ही आए, तो ये हमारे पास बन जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी ना काम करें, इसको ना एक मिसाल के थ्रू समझते हैं। मिसाल का जो मसाला है वो मैं इधर उधर लगा के सब ये बताता हूँ कि जो मैंने इतनी लंबी बात की है ना, आप इनको फ्रैक्शन में कर दो, ये सब मैं इधर अप्लाई कैसे करूँगा। अच्छा, मैंने अभी इसकी प्रीवियस पार्ट में बताया था आपको कि ना ये जो हम जो है थ्रू इंस्पेक्शन मेथड कैसे पता लगाते हैं कि हमारे पास ये जो लीनियर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये हमें यूनिक सोल्यूशन देगी या नो सोल्यूशन देगी या इन्फिनिट सोल्यूशन देगी, ठीक है। तो ना हमने यहाँ पे एक ना उसकी टेक्निक देखी है थ्रू द इंस्पेक्शन मेथड कि ना आप एक इक्वेशन के बारे में, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में जानने के लिए कि वो यूनिक सोल्यूशन देगी या नो सोल्यूशन या इन्फिनिट सोल्यूशन, आप क्या करोगे कि ना उसमें जो होते हैं एक्स और वाई इक्वेशन में, इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ऊपर नीचे जो एक्स होते हैं आप इनके कोफिशिएंट्स को जो है एक तरफ करके फ्रैक्शन में कर दोगे, ठीक है। और ना ये जो वाई के जो होते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में इनके कोफिशिएंट आप इनको ऊपर नीचे करके फ्रैक्शन में एक तरफ कर दोगे, और ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कांस्टेंट C1 C2 हो गया, आप इनको ऊपर नीचे करके फ्रैक्शन में एक तरफ कर दोगे, ठीक है। अब आपने क्या देखना है कि ना आपके जो है x1 और x2 का जो फ्रैक्शन है क्या y1 y2 के फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर x1 x2 का फ्रैक्शन y1 और y2 के जो फ्रैक्शन के इक्वल आता है, ठीक है, और अगर जो है वो ये जो दोनों हैं ये अगर कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन वाला है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है ये x1 बाय x2 और ये y1 बाय y2 जो है ये इक्वल आ जाता है, और साथ में कांस्टेंट भी इक्वल आ जाते हैं इन दोनों के, इसका मतलब है कि ये जो आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इन्फिनिट सॉल्यूशन वाला है, ठीक है। नो सॉल्यूशन इन्फिनिट सॉल्यूशन का केस पता चल गया, ठीक है।
अब आप जो है सोच रहे होगे कि ना यूनिक सोल्यूशन है वो कैसे पता चलेगा, अगर x1 बाय x2 का फ्रैक्शन, y1 बाय y2 का फ्रैक्शन और c1 बाय c2 का फ्रैक्शन तीनों आपस में अनइक्वल हैं, इसका मतलब है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है आपको x और y की वैल्यू सॉल्व करने पर देगा। ठीक है, अब ये जो मैंने बातें बोली हैं तो ज़रा इनको ना, ये मैंने 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखे हैं, ये मतलब 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको ना ज़रा इस पर मैं अकेला वो ट्राई करके देखता हूँ, अकेला मैं ट्राई करके देखता हूँ। ये ना मेरी आदत है, मैंने कुछ पंजाबी जो है वो एक्सेंट भी अप्लाई कर लेता हूँ, ये कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे जो है मैंने लाइन लगा दी। ठीक है, अब मैं देखते हैं, सबसे पहले ना इसके बारे में देखते हैं। एक काम करूँगा, मैं x के मैं कोफिशिएंट को एक तरफ कर लूँगा। ठीक है, x के कोफिशिएंट है वो क्या है 4 और 8, मैं ये 4 और 8 को इधर फ्रैक्शन में लिख दूँगा। ठीक है, 4 और 8 को मैं इधर फ्रैक्शन में लिख दूँगा। और अब ये y के कोफिशिएंट क्या है, y के कोफिशिएंट 9 और 18। ठीक है, यानी कि 9/18 9/18। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है c1 और c2। c1 क्या है हमारे पास, ये 5 है, 5 और ये 2। ठीक है, इसको मैं अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब नहीं काम करेंगे, ये जो फ्रैक्शन में लिखे ना इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। ठीक है, 4/8 को हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है 1/2। ठीक है, और 9/18 को सिंप्लीफाई करें तो 9 1 9 9 2 18 1/2, और ये 5/2 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास है ये x वाली साइड और y वाली जो साइड है, x वाली साइड की फ्रैक्शन और y वाली साइड की फ्रैक्शन इक्वल आ रही है, लेकिन कांस्टेंट की जो फ्रैक्शन है वो इन दोनों के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब है ये जो सिस्टम है ये नो सॉल्यूशन वाला है। ठीक है, तो उन्हें इससे पता चल गया। अब इसके बारे में ना मैं ये देख के कह सकता हूँ कि ये वाला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इन्फिनिट सॉल्यूशन वाला है। कैसे आने देखते हैं, एक काम करेंगे, मैं इस x वाले को मैं एक फ्रैक्शन में कर लूँगा, x के कोफिशिएंट को एक फ्रैक्शन में कर लूँगा, ये 2/6 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया 2/6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/9, ये 3/9 और ये 5/15। ठीक है, इसके कांस्टेंट को 5/15। अब ना मैं इनको वो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्या ये क्या आ जाएगा 2/6, क्या आ जाएगा 2 1 2 2 3 6। ठीक है, 3 1 3 3 3 9, ये भी 1/3 1/3, 5 1 5 5 3 15। अब ये जो तीनों है ये कांस्टेंट भी और y वाली साइड भी x वाली साइड भी आपस में इक्वल हो गए, मतलब इस सिस्टम का जो है वो सॉल्यूशन वो इन्फिनिट सॉल्यूशन वाली ये इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये ट्रिक है। हमने ना इस लेक्चर के प्रीवियस पार्ट में देखा कि एक ट्रिक को देखा आपने कि ना जहाँ पे ये कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसको सॉल्व किए बगैर कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगी या उसका नो सॉल्यूशन होगा या उसका इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बाय इंस्पेक्शन मेथड जो है वो कैसे पता लगाया जा सकता है विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, इसकी ना एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि ना आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, ऊपर भी x की वैल्यू होती है, ठीक है, नीचे भी x होता है, ऊपर भी y नीचे भी y, ऊपर भी एक कांस्टेंट होता है इक्वल टू आगे कोई ना कोई कांस्टेंट होता है इसकी तरह से, है ना, और नीचे भी कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये देखो ना ऊपर नीचे कांस्टेंट है। ठीक है, इधर y है नीचे y है, इधर x है नीचे x है, ये वाला काम होता है। ठीक हो गया, तो मैं इसको x1 कह सकता हूँ, इसको x2 कह सकता हूँ, y1 कह सकता हूँ, y2 कह सकता हूँ, ये कांस्टेंट है इसको मैं c1 कह सकता हूँ, इसको मैं c2 कह सकता हूँ। ये मैंने एक जेनेरिक सी इक्वेशन बनाई है। अब हमने ना एक ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक कैसे लगाएंगे देखना कि जो ये x1 और x2 है ना, x वाले कोफिशिएंट को हम अलग करके फ्रैक्शन में लिख देंगे, x1 और x2 को हम अलग करके फ्रैक्शन में लिख देंगे, y के जो ये कोफिशिएंट्स हैं हम इसको अलग करके फ्रैक्शन में लिख देंगे। ठीक है, और ये कांस्टेंट है हम इनके अलग ही फ्रैक्शन बना लेंगे। अगर x साइड का जो फ्रैक्शन है वो y वाले फ्रैक्शन के इक्वल आ जाता है, लेकिन ये दोनों अगर इसकी कांस्टेंट के इक्वल नहीं आते, अगर वेरिएबल साइड जो है ये इक्वल है लेकिन कांस्टेंट साइड जो है वो अनइक्वल है, इसका मतलब है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नो सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा
ना बहुत अच्छा ही काम हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा काम कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि ना अगर हमारे पास ये जब हम इनको ये एक्स साइड को फ्रैक्शन में करते हैं, वाई साइड को फ्रैक्शन में करते हैं, कॉन्स्टेंट साइड को फ्रैक्शन में करते हैं, अगर हमारे पास ये एक्स साइड जो है वाई साइड की फ्रैक्शन के बराबर आती है और ये जो दोनों हैं ये कॉन्स्टेंट्स के बराबर आते हैं, अगर वेरिएबल साइड जो है कॉन्स्टेंट साइड के बराबर आती है, इसका मतलब है कि द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनिट सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन क्या कैसे होगा, अगर ये जो एक्स साइड के जो फ्रैक्शन है ये इक्वल नहीं होती वाई साइड की फ्रैक्शन के, और ये तीनों जब आपस में अनइक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, एक्स वाई जो है वो कोई ना कोई वैल्यूज़ लाजमी देंगे, ठीक है। अब ना मैंने इसके ये एक एग्जांपल बनाई है आगे, तो अब हम उसको आगे देखते हैं, ठीक है। ये है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये एक्स साइड के ना मैं कोफिशिएंट लेके इसको ना मैं ये फ्रैक्शन में लिख दूँगा। एक्स साइड के कोफिशिएंट क्या होंगे, ठीक है, 4 और 8 है, मैं 4/8 करके मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। और वाई साइड के कोफिशिएंट क्या है, 9 और 18, मैंने वाई साइड के कोफिशिएंट 9 और 18 को जो है ये फ्रैक्शन में इधर लिख दिया। और सी साइड के जो कोफिशिएंट है, सी साइड मतलब कांस्टेंट, इसके कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट्स को मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया, ये 5 और 2 5/2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ना एक हमने इनको जो है हमने इनको ये मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, हमने इनको जो है ये बाय करके लिख दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में हमने लिख दिया 4 और 8 एक्स साइड का ये 4/8, ठीक है। ये वाई साइड का 9 और 18 9/18, और ये कांस्टेंट है 5 और 2 5/2 हमने लिख दिया। हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ठीक है। 4 1 4 4 2 8, ठीक है, 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, 5/2 हो रहा। अब हमने देखा कि एक्स साइड की फ्रैक्शन है वो वाई साइड की फ्रैक्शन के इक्वल है, मगर ये जो है एक्स साइड और वाई साइड की फ्रैक्शन है ये कांस्टेंट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका नो सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमें वैसे देख के पता चल जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ है हमें देख के भी अंदाज़ा हो जाती है, ठीक है। कि ना देखो ना, ये 4 और 8 है, पता है इसका आंसर 1/2 आएगा, ये 1/2 होता है। 9 और 18 पता है यार इसका आंसर 1/2 आएगा, और यार ये तो 5/2 है, 1/2 बराबर हो गया, और ये जो कांस्टेंट है ये 5/2 है, यार ये कांस्टेंट तो इन दोनों के बराबर ही नहीं है। इसका मतलब है ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कोई सोल्यूशन ही नहीं दे पाएगी, ये नो सोल्यूशन वाली है, ठीक है। अब ना इन्फिनिट सोल्यूशन जो है हम इसका देखते हैं। अच्छा, अब ना मैंने ये जो अगली इक्वेशन की थी, अगले सिस्टम ऑफ इक्वेशन की एग्जांपल थी, मैंने अब आपको ये करके दिखानी है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ले लें ये इसको जो है एक्स की जो साइड है इसके कोफिशिएंट्स को लेके एक फ्रैक्शन में कर दें, 2/6 कर दें, ठीक है। ये जो है 2x और ये 6x, ठीक है। इसको मैंने इधर कर दिया 2/6, ठीक है, और 3y 9y, इस ये जो है y के कोफिशिएंट मैं इसको लेके 3/9 कर दिया, और ये भी कांस्टेंट को भी मैंने इधर लेके लिख दिया 5/15। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये क्या आता है 1/3 आता है, और ये 1/3 और ये 1/3। आपने देखा यहाँ पे c वाली जो साइड है कांस्टेंट साइड है, ये वेरिएबल साइड के इक्वल आ रही है। ये x वाली कोफिशिएंट x वाली जो फ्रैक्शन है और ये y वाली जो फ्रैक्शन है ये तो इक्वल है ही, लेकिन साथ में ये जो है c वाली फ्रैक्शन भी इनके इक्वल आ गई है। इसका मतलब है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका इन्फिनिट सोल्यूशन है, इसका इन्फिनिट सोल्यूशन है, ठीक है। और न अगर ये तीनों ही आपस में फॉर एग्जांपल बराबर ना होती, ये 1/3 होता, ये कोई 2/3 होता, या ये 2/5 होता, और ये 1/9 होता है, कुछ भी होता, ठीक है। तो ना इसका मतलब है कि ना ये जो इक्वेशन है ये आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे सकती है, एक्स और वाई की आपको वैल्यूज़ दे सकती है, ठीक है। तो ना अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आज के इस इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन में, ये सिर्फ 2 वेरिएबल्स तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ना इंशाल्लाह कल की क्लास में ना हम ये जो है मल्टीपल वेरिएबल्स पे जाएंगे, लाइक x1 के x और y के साथ मैं इसको ये z को भी शामिल करूँगा, तो ना ये 3 कि जो है वो 3 अननोन्स वाली इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ पे मैं इक्वेशन में 2 के बजाय 3 कर दूँगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह ये वाला काम होगा। और इसके अलावा ये जो है मैं कल ये कराऊँगा एचेलॉन और ना रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो है कल मैं कराऊँगा, ठीक है। और ना इसके अलावा 3/3 की जब इक्वेशन होगी, ठीक है, ये 3x3 की इक्वेशन होगी, मतलब कि ना 3 अननोन हो गए x, y और z, और यहाँ पे तीसरी भी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ना इस केस में जो है हमने कैसे पता लगाना है, किस ट्रिक से हमें पता लगाना है कि जो कौन सी इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन देती है, कौन सी नो सोल्यूशन देती है, और कौन सी जो है वो इन्फिनिट
सॉल्यूशन देती है, ठीक है। और ना कल की क्लास में हम ये सीखेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स कन्वर्जन, रो एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, और इसके अलावा हम जो है यहाँ पे इक्वेशन को और अननोन्स को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ना आज की क्लास में बस इतना ही।